नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो क्या आपने रिटर्न फाइल कर दिया है? अगर आपका जवाब है हाँ, तो फिर हो सकता है कि आप थोड़े से मुश्किल में फंस जाएं। क्या आप कहेंगे, मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि क्या पता आपके पास नोटिस आ जाए। आप कहेंगे कि भाई हमने तो अच्छे टैक्स पेयर होने के नाते वक्त पर रिटर्न फाइल कर दिया, फिर ऐसा क्यों होगा या फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो इसका जवाब देने के लिए और ख़ास तौर पर भविष्य में आप इस तरह की परेशानी में ना फंसें, ना घिरें, इसके लिए हम ये खास पेशकश लेकर आपके सामने आए हैं। हर बार की तरह मैं हूँ हर्ष वर्मा, और इसमें हमारी जो मदद करने वाली जो है बेहद जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट हैं देश की, गौरी चड्ढा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार में। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा, ये बताइए, ये समझाइए, जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न फाइल कर दिया है अभी, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि उनको थोड़ा रुकना चाहिए था, थोड़ा ठहरना चाहिए था और फिर रिटर्न फाइल करना चाहिए था? क्या चूक हो गई? देखिए हर्ष, अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके देखेंगे तो एवरी डे आपको वो नंबर इंक्रीज होता हुआ दिखेगा जो लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि कुछ लोगों को टाइम से रिटर्न भरना बहुत अच्छा लगता है, और कुछ लोगों को जिनका रिफंड बनता है उनको लगता है हम जल्दी भरेंगे, जल्दी से रिफंड आएगा, अपना पैसा अपने अकाउंट में वापस आ जाएगा, उसकी एक्साइटमेंट ही और होती है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो जो टीडीएस रिटर्न लास्ट क्वार्टर यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर हमारा क्लोज हुआ है 31 मार्च 2024 को, उसकी जो टीडीएस रिटर्न है अभी सबने नहीं भरी है। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं या बैंक है या किसी से भी जहां से आपको कोई इनकम आ रही है, उन लोगों ने जरूरी नहीं है कि अपनी टीडीएस रिटर्न अभी भरती हो, क्योंकि उनके पास इस महीने तक के अंत का समय है। तो अगर उन्होंने अभी टीडीएस रिटर्न नहीं भरी है तो हो सकता है आपका वो क्रेडिट अभी आपको 26 ईएस और एआईएस में रिफ्लेक्ट ना कर रहा हो। इसका मतलब ये है कि अभी क्योंकि टीडीएस रिटर्न भरने की डेट है आपके पास, तो हो सकता है कि कोई क्रेडिट आपका अभी तक ना आ रहा हो और आप भी भूल गए हो कि वो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। तो अगर आपने अभी रिटर्न फाइल कर दी और वो क्रेडिट सपोज करो आपका 26 ईयर्स में नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो आपकी रिटर्न हो सकता है या तो गलत फाइल हो जाए, या आप ज्यादा टैक्स पे कर दें, या आप कम रिफंड क्लेम कर लें। मैं ये नहीं बोल रही कि जितने लोगों ने रिटर्न फाइल की है सारी गलत फाइल है, लेकिन हो सकता है कि किसी ने जल्दबाजी में अपना कोई क्रेडिट छोड़ दिया हो। तो डेफिनेटली उनको अब जून के महीने में एक बार देखना चाहिए कि यहाँ पे कोई चेंज तो नहीं हुआ उनके 26 ईएस और एआईएस में, क्योंकि हो सकता है कि जून के महीने में जब सब कुछ अपडेट हो जाए तब उसमें उनको कुछ चेंजेस देखने को मिले। और दूसरा, जो एम्प्लॉइज हैं जो रिटर्न भरते हैं सैलरी की, उनको अभी तक फॉर्म 16 मिलने शुरू नहीं हुए, क्योंकि एम्प्लॉयर्स ने अभी तक रिटर्न टीडीएस रिटर्न्स फाइल नहीं करी और उनके पास 15 जून तक का समय है फॉर्म 16 डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो मेरा मानना ये है कि जब इनको फॉर्म 16 मिल जाए आपको उसके बाद ही रिटर्न भरिए, क्योंकि फॉर्म 16 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पर मैम का साफ तौर पे कहना है, इस पे आप गौर कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सब लोगों को इस तरह की चीज़ें गलती की गई, सबने की, टैक्स पेयर ने की गई। हो सकता है कुछ को इस तरह की चीज़ें फेस करने को मिल सकती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे साफ तौर पे ये भी चीज़ है कि हर कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कर्मचारी को फॉर्म 16 मुहैया कराए। कंपनियाँ इस फॉर्म को मई से मुहैया कराना शुरू कर देती हैं। कंपनियों के लिए 15 जून तक का ये फॉर्म जो होता है वो हर हालत में एम्प्लॉय को देना अनिवार्य तौर पे कहीं फिर ज़रूरी होता है। फॉर्म 16 एक तरीके का सबूत होता है जो कंपनी ने अपने सैलरी में से जो भी टीडीएस जो काटते हैं उस सैलरी को उसको सरकार के पास वो जमा करते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगर आपकी कंपनी 15 जून तक फॉर्म 16 नहीं देती हो तो कंपनी के जो एचआर होते हैं, आप उससे फॉर्म 16 की मांग कर सकते हैं। यहाँ पे सही कह रहा हूँ मैम मैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप मांग कर सकते हैं। आपका हक बनता है कि आपको आपका फॉर्म 16 मिले, और जब आपको फॉर्म 16 मिले तो आपको उसको अच्छे से चेक करना है कि उसमें सारी जानकारी जो दी गई है वो सही है, और जो फॉर्म 16 है वो ट्रेसिस की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ ओरिजिनल सरकारी फॉर्म। वो चीज़। अच्छा मैम, मान लीजिए कि अब किसी से गलती हो गई, उसने चेक नहीं किया, टीडीएस छूट गया या कुछ मिस हो गया, कोई जानकारी, कोई एंट्री रह गई। अब यहाँ पे ये समझाइए मैम कि अब उसके पास क्या रास्ता है? क्या वो दोबारा से अपने रिटर्न को जो मिस्टेक करी है वो उसको ठीक कर सकते हैं क्या टैक्स पेयर? देखिए, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। पहला तो ये कि आपको जो फॉर्म 16 मिला है उसमें कोई एम्प्लॉयर से टीडीएस रिटर्न भरते वक्त कोई गलती हुई है, यानी कि उन्होंने हो सकता है सैलरी आपकी ज्यादा दिखा दी या सैलरी आपको कम दिखाई, या ऐसा कुछ चेंज है उसमें। तो उस केस में आप अपने एम्प्लॉयर को बोलेंगे कि वो अपनी टीडीएस रिटर्न को रिवाइज करें और आपको सही फॉर्म 16 दे। जो आपके एम्प्लॉयर हैं वो इजीली टीडीएस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं, उस पर कोई लिमिट नहीं।
है, तो आपको सही फॉर्म 16 मिलना चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि कोई ऐसी उसमें गलती हुई है जो आप खुद ही अपने रिटर्न में रेक्टिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने ओल्ड रिजीम चूज की थी, लेकिन आपके एम्प्लॉयर ने आपको न्यू रिजीम में टैक्स काट लिया, या आपने चूज नहीं की थी, ऑटोमेटिकली उन्होंने न्यू में काट लिया तो ओल्ड रिजीम है। तो उस केस में अगर आप ओल्ड रिजीम में शिफ्ट करना चाहते हैं, या कोई डिडक्शन आपके एम्प्लॉयर से छूट गई है, या आपकी तरफ से ही छूट गया था उसका प्रूफ देना, तो वो सब आप अपनी रिटर्न में फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि जब आप रिटर्न भर रहे हैं, इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं फॉर्म 16 के मुकाबले, तो आपको 100% श्योर होना है कि आप जो अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब आपका फॉर्म 16 और आपकी आईटीआर में थोड़ा सा फर्क होता है, तो नोटिस आने का चांस हो सकता है। तो कोई भी गलत जानकारी अपनी आप रिटर्न में ना दें, स्पेशली अगर आपका फॉर्म 16 वहां से मैच नहीं कर रहा। हालांकि दोनों ही केसेस में आपको कोई भी गलत जानकारी सरकार को नहीं देनी है अपनी आईटीआर के थ्रू, और जितनी डिटेल्स आप रेक्टिफाई करा सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से वो करा लें, ताकि आपका फॉर्म 16 और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न मैच करे, तो आप किसी भी प्रॉब्लम से आप दूर रहेंगे इस केस में। ठीक है मैम, आपने ये तो बहुत अच्छे से समझा दिया। मान लीजिए रेक्टिफाई भी कर दिया, बाई चांस मैम नहीं हो पाया और आ गया यहाँ पर नोटिस आ गया, तो मैम तब उसको कैसे हैंडल करना है यहाँ पर? देखिए हर्ष, अगर किसी भी एसएससी के पास किसी भी तरह का नोटिस आता है जिस केस में उन्होंने कोई टैक्स इवेजन नहीं की है, कोई गलती नहीं की है, कोई उनकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि टैक्स की चोरी की जाए, या टैक्स की चोरी हुई नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के किसी भी नोटिस से डरने की कोई की जरूरत नहीं है। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके पास सारी जानकारी होगी, आपकी इजीली आप उस जो नोटिस का रिप्लाई है वो ऑनलाइन जाके फाइल कर सकते हैं। और आजकल सब कुछ बहुत सिंपल हो चुका है, फेसलेस हो चुका है, हर चीज ऑनलाइन होती है, आपको डिपार्टमेंट के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, जो आज से कुछ साल पहले तक होता था कि आपको हर छोटी छोटी चीज के लिए डिपार्टमेंट के चक्कर काटने पड़ते हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स अब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने कहीं टैक्स की चोरी की है तो उसमें आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, आपको उस जो अमाउंट आपने एवेड किया है उसमें आपको इंटरेस्ट भी देना होगा, और कुछ केसेस में आपके ऊपर भारी पेनल्टी भी लग सकती है कंसीलमेंट की या किसी और सेक्शन में। तो डेफिनेटली जब आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं, आपको 100% श्योर होना है कि आप जो भी तरीके से टैक्स बचा रहे हैं वो लीगली सही है, और आपके पास उसके सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ एविडेंस आपके पास रेडी है कि कभी भी सरकार, कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सवाल पूछ ले तो आपके पास उसका जवाब हो। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया। आपने ये समझाया कि भाई आपने अगर अभी रिटर्न फाइल किया है तो फिर क्या चीज़ें हो सकती है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा भी अगर मान लीजिए आपके रिटर्न में कोई त्रुटि रह जाती है, कोई चूक रह जाती है, तो उसको कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, अगर आपके पास यहाँ पर किसी तरीके का यहाँ पर इनकम टैक्स की तरफ से कोई भी नोटिस आता है तो आप उस समय क्या कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छे से, मुझे लगता है टैक्स पेयर को पूरी क्लैरिटी यहाँ पर मिल गई होगी। यहाँ पर मैम आप एक चीज़ समझाइए, जब रिटर्न फाइल करने बैठे हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका ध्यान रखें, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो। एक विश लिस्ट टाइप बना ले, लिस्ट बना ले कि भाई ये आप रखना है, और जब रिटर्न फाइल करें तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो? ये डिपेंड करेगा कि किस तरह की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर आप कोई बिजनेस की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसमें आपका जो भी पूरी अकाउंटिंग आप कर रहे हैं, आपका जो जीएसटी का रिटर्न जारी है, उन सबको रिकनसाइल करके आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है। लेकिन जो एम्प्लॉइज हैं या जो लोग एम्प्लॉय होने के साथ साथ जो सैलरी लेने के साथ साथ वन हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, या एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, या इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, या कोई कैपिटल गेन हो रहा है उसकी इनकम है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपनी बैंक स्टेटमेंट रेडी रखनी है। कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपके बैंक में हिट करी है और वो टैक्सेबल है, उसको आपको छोड़ना नहीं है, उसको अपने रिस्पेक्टिव हेड में जिसमें भी वो टैक्सेबल है उसमें ले जाके आपको प्रॉपर उस पर टैक्स देना है। दूसरा, कैपिटल गेन आजकल हम देख रहे हैं कि ज्यादातर कोविड के बाद से ज्यादातर लोग स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, बिकॉज अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। तो कोई भी कैपिटल गेन जो आपको शायद आपके माइंड से निकल गया होगा, क्योंकि आपने शायद साल की शुरुआत में वो गेन किया होगा, तो स्टेटमेंट एक बार चेक जरूर करें अपने डीमैट अकाउंट से या अपने म्यूचुअल फंड की स्टेटमेंट, और उसमें अगर कोई कैपिटल गेन है तो उसको भी आपको रिपोर्ट करना है। उसके अलावा आपका फॉर्म 16 या फॉर्म 16A जो आपको
अलग अलग केसेस में मिलता है, जैसे आपका कोई इंटरेस्ट इनकम है या आपका कोई फ्रीलांसिंग की पेमेंट है, उसमें 16A मिलता है, वो आपके पास होना चाहिए और वो सारा आपके आईटीआर से मैच होना चाहिए। और साथ ही साथ 26AS और AIS को आपको अपने सामने रखना है। हो सकता है कि आपके AIS में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुई हो जो आपके माइंड से स्किप हो गई, और क्योंकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आगे से आके बता रहा है कि ये ट्रांजैक्शन आपके पैन से लिंक्ड है, ये इनकम आपके पैन में दिखाई गई है, तो उस पर आपको टैक्स देना है अगर वो सही है। अगर बाई चांस AIS में कोई ऐसी इनकम रिपोर्ट हो गई है जो आपके हिसाब से बिल्कुल गलत है, आप उसको फीडबैक डाल के आप उसको चेंज करा सकते हैं। गलत रिपोर्टिंग की इनकम पे आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि जो 26AS और अब EIS है, EIS में कोई ऐसी इनकम कई बार लोगों को देखने को मिल जाती है जो उनको पता ही नहीं होता कि उनकी वो इनकम है। तो इस गलती से आप बच जाएंगे अगर आप EIS और 26AS को ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल मैम, आपने डॉक्यूमेंट्स तो बता दिए, साथ में अपनी गलतियां भी बता दी कि कौन सी गलतियों से आप बच सकते हो। तो मैम इसको माना जाए कि इस जो हम लोग बात कर रहे थे कि एक ये चीज़ हो गई और इसके अलावा कौन सी गलतियां रिटर्न फाइल करते वक्त जिनसे बचना चाहिए, या कुछ और ऐड ऑन करना बाकी है अभी इसमें? इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपने सही फॉर्म चूज करना है कि आप कौन सी आईटीआर के लिए एलिजिबल है, क्योंकि जैसे आईटीआर 1 है, सबसे सिंपल फॉर्म माना जाता है आईटीआर 1 और आईटीआर 4 बिजनेस के लिए। उसमें अब ज्यादातर लोग उस चीज से बाहर हो चुके हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। आप किसी कंपनी में डायरेक्टर ना हो, आप किसी आपकी वन हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा इनकम ना हो, आपकी 50 लाख से ज्यादा की इनकम ना हो, आपका कोई बिजनेस इनकम ना हो, कैपिटल गेन ना हो। अगर ये सब है तो आप आईटीआर 1 से बाहर हो जाते हैं। लेकिन आज भी देखा गया लोग आईटीआर 1 भर देते हैं, ये नहीं देखते कि वो आईटीआर 1 भरने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो आपका आईटीआर फॉर्म बिल्कुल सही होना चाहिए सबसे पहले। दूसरी चीज, कोई भी इनकम आपकी स्किप नहीं होनी चाहिए। वो नहीं होगी अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को अच्छे से स्क्रूटनाइज करके रखेंगे, तो कोई भी इनकम आपकी मिस नहीं होगी। कुछ इनकम ऐसी हो सकती है जो 26AS और AIS में शायद ना रिपोर्ट हो रही हो, लेकिन आपको पता है वो आपकी इनकम है, वो आपको इंक्लूड करनी है। इसके अलावा छोटी छोटी गलतियां होती हैं जब आपका क्रेडिट का मिसमैच आ जाता है, या आप अपनी क्लबिंग के प्रोविजंस को भूल जाते हैं कि हस्बैंड और वाइफ के केस में जो क्लबिंग होती है, या माइनर की इनकम की क्लबिंग है। वो सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। वहां पे आपको कोई भी इनकम जो रिपोर्टिंग है उससे मिस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारी इनकम होती है। देखिए पूरे साल भर में आप हर किसी का बही खाता तो लेके बैठते नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपके माइंड से स्किप कर जाती है और फिर बाद में आपको दिक्कत होती है। तो इसलिए गौरी मैम ने ये चीज़ें बताई कि हर एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। रिटर्न फाइल करते हुए कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन सी बातें हैं, यहाँ पे क्लबिंग जैसे नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए, कहाँ कौन कौन से आपके अकाउंट से कहाँ से ब्याज आ रही है, और जो बहुत सारी तमाम चीज़ें इनका आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया, हर एक पहलू को आपने समझाया और ये बताया कि मौजूदा वक्त में एज अ टैक्स पेयर किन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और कैसे रिटर्न फाइल करना चाहिए, कौन कौन सी गलतियाँ इनसे दूर रहना चाहिए। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो आप सुन रहे थे साफ तौर पे गौरी चड्ढा जी को, जिनसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्यों अगर आपने अभी रिटर्न फाइल किया है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं TDS से जुड़ी और बहुत सारे पैरामीटर हैं जो हो सकता है कि मे बी आपकी गलती हो जाए और उसके बाद आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए। तो ये पूरी चर्चा आपको कैसे लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।